सर आप बिल्डिंग प्रॉपर्टी में डील करते हो सर, आप मतलब आई कैन सी कि यू गाइस आर सो एक्साइटेड अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट थोड़ा पैसा कमाने की आपको जरूरत है। स्टॉक से निकलकर कुछ स्टूडेंट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आपको स्टॉक से निकलकर आप प्लीज म्यूचुअल फंड में आइएगा, ठीक है। हाँ बेटा हो गए। चलो जी लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन बैंक। आपने क्वेश्चन को रीड करना है, मैं सिर्फ आपके बिहाफ पे रीड कर रहा हूं। आज तक मैंने कभी भी क्लास में इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक कभी नहीं करवाया, क्योंकि ऑलरेडी मेन बुक ही क्या है बेटा, क्वेश्चन बैंक है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन बैंक रीड करना है, आपको ये डिसाइड करना है क्या ये क्वेश्चन बैंक मुझे सेकंड टाइम देखने की जरूरत है या बुक इज सफिशिएंट। सभी लोग मेरे साथ हैं, सभी लोग मेरे साथ हैं। आप जब ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बैंक रीड करेंगे, हर क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है क्या ये क्वेश्चन मुझे रीड करने की जरूरत थी, या एग्जाम में आ जाता तो मैं अपनी बुक से जो हमारी मेन बुक है उससे इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकता था। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। अगर आपको लगता है जी हाँ ये मेन बुक में कवर था, तो सिंपली आपने उस क्वेश्चन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है कि भैया ये क्वेश्चन जो है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेन बुक पढ़ी है तो इसको हम कर ही लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी मेन बुक की कवरेज में नहीं आए होंगे या मेन बुक में कवर्ड नहीं होंगे, उनको हम मार्क करेंगे। या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मेन बुक में है, स्टिल आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं समझ आई, तो भी वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अपने लिए मार्क करेंगे। और वो क्वेश्चन हर स्टूडेंट का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है इनको फोर्थ ना समझ आए, आपको सेवेंथ। तो आप अपनी एक लिस्ट बनाते हुए चलना, क्योंकि अभी आपके पास क्वेश्चन बैंक तो शायद नहीं है, आपके पास शायद शायद अभी क्वेश्चन बैंक नहीं है। तो आप एक लिस्ट बनाते हुए चलना, या बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा ये वीडियो आके उस क्वेश्चन पे ड्रैग करके दोबारा देख लेना। ऐसा हो सकता है जब आपको क्वेश्चन बैंक मिले तब आपके क्वेश्चन नंबर्स चेंज हो जाएं, तो प्लीज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मार्किंग करते हुए चलिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको दोबारा देखना है। बट मुझे लगता है कोई 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम निकाल लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, आपने ये बताना है कवर्ड और नॉट कवर्ड। कवर्ड तो मैं रिमूव कर दूंगा। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ एसेट, considering if any liability is omitted or understated or overstated, the balance sheet would not show a true and fair view of the state of affair of the entity. Explain stating also criteria for a liability to be classified as a current liability. बताओ क्या पूछ रहा है। करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे कि करंट लायबिलिटी क्या है। दूसरा आपसे पूछ रहा है अंडरस्टेटेड होगा तो उसकी वजह से आपको ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिलेगा, तो अंडर स्टेटमेंट की आप सिर्फ 2 लाइनें लिख सकते हो, क्योंकि आखिरी में वो स्पेसिफिक क्या पूछ रहा है, करंट लायबिलिटी। अंडर स्टेटमेंट जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है, लायबिलिटी का अंडर स्टेटमेंट पढ़ा है ना, वहां से भी आप 2-4 लाइनें निकाल के दिखा सकते हो। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन समझ आया आपको? हाँ जी समझ आ गया सबको। अंडर स्टेटमेंट और आखिर में क्लियर पूछ रहा है एक्सप्लेन स्टेटिंग क्राइटेरिया फॉर ए लायबिलिटी टू बी क्लासिफाई एज ए करंट लायबिलिटी। क्या रिमूव कर दूं? कर दे रिमूव। चलो जी सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ABC Limited issued share for cash at premium of rupees 450, that is an amount in excess of nominal value of the share which is rupees 10 for cash. Section 52 of the Companies Act 2013 provides that a company shall transfer an amount received by it to security premium account, advise the means in which the amount in the account can be applied. क्या पूछ रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूटिलाइजेशन कहां कहां हो सकता है। अगला क्वेश्चन, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ओनली बी अप्लाई बाय कंपनी टुवर्ड द इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर ऑफ द टू द मेंबर ऑफ द कंपनी एज ए फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। कमेंट, तो आपने क्या बताना है, सिर्फ बोनस शेयर के लिए इशू नहीं होता। सेक्शन 52 आपको बताता है इट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पजेज एज वेल। रिमूव कर दें भाई। लॉजिक क्वेश्चन नंबर 3, मैं लोअर अकाउंट के क्वेश्चन को छोड़ ही दूं यार, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। पहला लो एन अकाउंट्स बेस्ड क्वेश्चन, नो क्वेश्चन है, देख लो। चलो, reserve are the amount appropriated out of the profit, where on the contrary provision are the amount charged against revenue. Discuss explaining difference between two and also explain clearly revenue reserve and capital reserve. बुक का
डायरेक्ट कंसेप्ट है आपका, ठीक है। फोर्थ, URN as an auditor of PQR Limited, which has spent rupees 10 lakh on research activity of the project during period under audit. PQR ने 10 लाख रुपए खर्च किए किस पे? रिसर्च पे, किसी भी चीज का रिसर्च हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट टू रिकॉग्नाइज इट एज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, मैंने मार्क भी करवाया था बुक के अंदर। Advise and discuss the condition necessary to be fulfilled to recognize the intangible asset in the financial statement। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन, और वहां पे मैंने आपको बकायदा एक पॉइंट मार्क करवाया था कि हर खर्चे को कंपनी इंटेंजिबल नहीं बनाएगी, उसको डायरेक्टली P&L में डालेगी। तो इंटेंजिबल की एसेट, इंटेंजिबल की डेफिनेशन, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देना और आप अपना डिसीजन बता देंगे, ठीक है। कहाँ डालेगा ये? एक्सपेंसेस में डालेगा, ठीक है। रिमूव कर दूं? आप लोगों को रखना है आप रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं क्या कर रहा हूं? रिमूव कर रहा हूं। उसके बाद आता है व्हाट ऑडिट पॉइंट्स आर टू बी बोर्न इन केस ऑफ इश्यू ऑफ स्वैट इक्विटी शेयर बाय ए लिमिटेड कंपनी। किसका प्रोविजन लिखना है आपको? स्वैट इक्विटी शेयर के जो 5 पॉइंट है आपने वो लिख के क्लोज करना है। सर आपको जो यहाँ पे आंसर दिखेगा ना, ये थोड़ा डिटेल आंसर दिख सकता है, ये आपके सजेस्टेड आंसर्स नहीं है। जो भी कभी आपको क्वेश्चन दिखे कहाँ पे? एमटीपी आरटीपी के अंदर, वहां पूरे पूरे कंसेप्ट क्या दे देता है आईसीआई, वो आपके सजेस्टेड आंसर नहीं होते। आपने सिर्फ बुक के 5 पॉइंट लाके वहां वो वाले डाल देने हैं, ऑडिटर को वेरीफाई करना है, ठीक है। आगे चलो जी। एनी शेयर्स इशू बाय कंपनी एट ए डिस्काउंट प्राइस शैल बी void, एक्सप्लेन स्टेटिंग द ऑडिट प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड। तो भैया शेयर इशू एट डिस्काउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन और पढ़ लो एक बार। While conducting audit of Airspace Limited, the auditor observed that it has issued share at discount to its creditor when its debt is converted into share in pursuance of a debt restructuring scheme। तो share issue at discount में ही debt restructuring scheme का प्रोविजन लिख के आप उसे वेरीफाई कर लेंगे। ये वही 3 पॉइंट है जो मैंने अपनी बुक में दिए हुए हैं ऑडिटर को जो वेरीफाई करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपके मई 18 का एग्जाम का क्वेश्चन है। Expense which are essentially of a revenue nature, if incurred for creating an asset or adding to its value for achieving higher productivity, are regarded expense of a capital nature। Describe any 5 such expenses। बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन है? Example where revenue expenditure will be treated as, डायरेक्ट किताब से आ गया, रिमूव कर दीजिए। आगे देखिए, ये आपके अकाउंट का क्वेश्चन आ गया जी। और कहीं ना ये एक दूसरा चैप्टर है हमारा, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, वहां पे कवर करेंगे हम, ठीक है। तो आप यहां से काट सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, डिफाइन द टाइप ऑफ लीज एग्रीमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पूरा अकाउंट का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। कितने तरह की लीज होती है बेटा? कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। देखो मैंने कहा था ना ऑडिट में अकाउंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऑडिट में अगर अकाउंट का क्वेश्चन आएगा ना तो बेसिक आएगा, ये ध्यान रखना। कुछ भी एडवांस लेवल का नहीं पूछेंगे। जैसे सिर्फ आपसे क्या पूछा भाई, लीज कितने तरह की होती है? 2 तरह की, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। लो जी आगे बढ़िए। मैनेजमेंट ऑफ जेड लिमिटेड वांट्स टू इंक्लूड ऑल द कॉस्ट इंकर्ड बाय कंपनी इन वैल्यूइंग द कॉस्ट ऑफ इट्स इन्वेंट्री। कंपनी क्या कर रही है? कॉस्ट को वैल्यू कर रही है, उसमें सारी कॉस्ट को इंक्लूड करना चाहती है। द अकाउंटेंट इज हाउएवर ऑफ द व्यू दैट certain cost should be excluded from the cost of inventory and should be recognized as an expense for the period in which they are incurred। What are such costs they should be excluded while determining the cost of inventory? Just tell me one thing first, whether this is a audit question or this is a account question। आया कहां पे है? कहीं पे भी ऑडिटर का जिक्र नहीं हुआ। क्या कह रहा है? कंपनी क्या कर रही है? वैल्यू कर रही है किसको? इन्वेंट्री को, और उसमें सारी कॉस्ट को इंक्लूड कर रही है। जबकि अकाउंटेंट भाई साहब कहते हैं कि सारी कॉस्ट इंक्लूड, बताओ कौन सही है कौन गलत है? तो कहीं पे ऑडिट है कि ऑडिटर क्या वेरी, बताओ कुछ कॉस्ट हटानी पड़ती है क्या? अब नॉर्मल लॉस और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, हाँ तो वही है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये अकाउंट के क्वेश्चन भी ना आपके पेपर में आपको बढ़िया 4 चांद लगा सकते हैं। अब नॉर्मल अमाउंट्स
स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। आपने अकाउंटेंट जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, उनको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे पेपर में, 100% आएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मजे की बात यह, आप इसके लिए अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आप प्रिपेयर करना चाहो तो भी मत करना, क्योंकि 4 से 6 नंबर का काम आपके अकाउंट और लॉ का आएगा ऑडिट के पेपर में। लेकिन आप इसके लिए अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते। भाई कितना पढ़ोगे? अब ऑडिट के पेपर में थोड़ी ना अकाउंट का रिवीजन करने बैठ जाओगे। भाई वो 4 6 नंबर का काम आएगा आपको। जनरली तो नॉलेज होती है, नहीं हो तो भैया ठीक है, भगवान के भरोसे है। हाँ ठीक है, लो जी आगे चलो। नो के नो क्वेश्चन रिमूव कर लिए, अगर किसी को कुछ रखना चाहो तो रख लो, बट मुझे नहीं लगता आपको रखना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे यार ये रख लेते हैं आप, भाई ये तो चलो एक बार आ गया, अगली बार कोई दूसरा आ गया तो आया ना। रेफरेंस के लिए आज पढ़ लिया आपने, भाई ठीक है रिमूव करना है। आप कहीं नोट बनाना चाहो बना लो, फटाफट से लिख लो बुक, मेन बुक के अंदर बना लो नोट्स। आज ही आपने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करके आए हो ना, इन्वेंट्री का कंसेप्ट ओपन करो। साथ ही साथ मेन बुक को ही ब्रह्मास्त्र बना देते हैं ना, कि क्वेश्चन बैंक में अगर कोई भी स्पेशल चीज है आज ही निपटा देते हैं, अगली बार इस क्वेश्चन बैंक में आने की जरूरत भी ना पड़े। तो मेन बुक में ओपन करो, कंसेप्ट आपका इन्वेंट्री, उस 14 पे देखो कहीं पे कोई स्पेस है? पेज नंबर 10.26 पे नीचे स्पेस है थोड़ा, वहां लिखो मैनेजमेंट शुड रिमूव मैनेजमेंट शुड रिमूव फॉलोइंग कॉस्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ या फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। हेडिंग बना लो एक, और उसके बाद ये 4 पॉइंट लिख लो। अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज मटेरियल, स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, ऐसा स्टोरेज कोड अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसके अलावा वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। हालांकि आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, लेकिन ये 4 रेफरेंस के लिए लिख लो। हाँ ये मैनेजमेंट के पॉइंट्स है ना, लेकिन लिख लिया आपने बुक में, बेसिक है। समझ आ गया था तो बेसिक है, लेकिन अगर आपने पढ़ते टाइम आपके दिमाग में कॉस्ट नहीं आई थी तो लिख लेना चाहिए। बेकार है। लो जी, लो जी, अब आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। While reviewing employee benefit expense of a company, how you as an auditor will evaluate hiring, appraisal, retirement process? तो बेसिकली आपने क्या करना है, ये आपसे हायरिंग भी पूछ रहा है, जाने वाला रिटायरमेंट भी पूछ रहा है, और इनकमिंग भी पूछ रहा है, ज्वाइनिंग। तो तीनों पे आप क्या करेंगे, टीओडी करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, बुक के आपने छोड़ दो क्वेश्चन, बुक में सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, ठीक है, वहां के 5 पॉइंट है, पांचों लिख दो। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चलिए। उसके बाद है हाउ यू विल वेरीफाई फॉलोइंग सेल गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, फॉरेन ट्रेवल, रिसीट ऑफ कैपिटल सब्सिडी, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। क्लियर है जी? चले आगे। भाई 4 नहीं आएंगे पेपर में, पेपर में कोई 1 2 आएगा, ठीक है, ये मैंने दे रखे हैं। लो जी, मेंशन एनी 5 एट्रीब्यूट पूछ रहा है। जो लोग जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक बेटा सेल्फ कर लेना, ठीक है। Mention any 5 attributes to be considered by an auditor while verifying for a depreciation and amortization expense। depreciation को कैसे वेरीफाई करोगे, वही बुक के एज इट इज 5 पॉइंट है। सर मत करवाओ क्वेश्चन बैंक, ऐसा लग रहा है। लो जी अगला देखो। हाउ यू विल वेरीफाई द फॉलोइंग: इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, डिविडेंड इनकम,
इन्वेस्टमेंट इनकम काट दूं? लो जी काट दिया। हाउ यू विल वेरीफाई पेमेंट ऑफ टैक्सेस? ये किताब में नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस किताब में नहीं है, तो पेमेंट ऑफ टैक्स को कैसे वेरीफाई करोगे? हैंड रेस करके बताना। अभी समझो सरप्राइज हुआ है आपके पेपर में। ये हालांकि हुआ भी था क्या? नहीं, अभी तक सरप्राइज नहीं हुआ। प्रोविजन इज डिफरेंट, पेमेंट इज डिफरेंट। आपने बिल्कुल सही बोला बेटा। पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए चालान चेक करेंगे कि भैया जो पे हुआ है उसका चालान चेक करवाओ, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, रिटर्न फाइलिंग देख लोगे, अगर हो चुकी है तो रिटर्न देख लोगे। और बताओ, एडवांस टैक्स से देखेंगे, प्रोविजन से कंपेयर करेंगे, कॉम्प्यूटेशन देखेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है। नाउ यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन, हाउ वी विल वाउच एंड वेरीफाई पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो आप क्या करो, आपका जो मेन बुक है उसके लास्ट पेज पे जाओ। नहीं, आपको जरूरत लगे तो रीड करना, अगर आपको लगता है जरूरत नहीं है तो मत रीड करना। इंडेक्स में है थोड़ा बहुत स्पेस। नहीं, यहां लिखो, जो आपका फर्स्ट पेज ही है ना इंडेक्स, उसके नीचे 18 तक है, यहां पे एड ऑन कर लो रेफर क्वेश्चन बैंक। हेडिंग बना लेना रेफर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ यू विल वाउच एंड वेरीफाई पेमेंट ऑफ टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 14 आज वाले क्वेश्चन बैंक में, फ्यूचर क्वेश्चन बैंक में नंबर चेंज हो सकता है, तब क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेना। हाउ यू विल वाउच एंड वेरीफाई पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अभी डिस्कस नहीं कर रहे इसको डिटेल में, तो मैं इसको कर देता हूँ इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, अरे इंपॉर्टेंट नहीं लिखते हैं, कुछ और लिख लेते हैं, नोट कवर्ड इन मेन बुक। ठीक है जी। हाँ ठीक है बेटा, अब ये आप सेल्फ कर सकते हैं सारे क्वेश्चन, ऐसे तो नया कुछ भी आता रहेगा, फिर तो कभी क्लास खत्म होएगी नहीं हमारी, क्योंकि उसके बाद कहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सेल्स ऑफ स्क्रैप। आई थिंक सेल ऑफ स्क्रैप आ चुका है, एडवर्टीजमेंट नहीं है। यार एडवर्टीजमेंट ना खुद से लिखना भाई, एडवर्टीजमेंट इज अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो देख लेना आप, ठीक है। तो सर इसका मतलब हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने वो 30 पेज तसल्ली से पढ़ लिए तो आप लिख दोगे, चाहे आए कोई भी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, दोनों ही नए क्वेश्चन है। रिटायरमेंट ग्रेचुटी टू एम्प्लॉय। ग्रेचुटी को, ग्रेचुटी दी जा रही है किसको? एम्प्लॉयज को। तो उसका कंप्यूटेशन, एस्टिमेट्स, लाइव, जजमेंट, भाई ग्रेचुटी में तो सब इंक्लूड होता है ना, वो सारा आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। बेड डेट रिकवर ऑफ हो गया। हाँ बिल्कुल बेटा, बेसिक सैलरी के बेस पे बनता है। बेड डेट रिकवर हुआ है आपका, तो देखोगे इतने समय के बाद बेड डेट रिकवर हुआ है, पैसा आया है, रियलाइजेशन, उसके रिसीट्स, सेटलमेंट। ठीक है, हाँ कंफर्मेशन ले सकते हो सामने वाले से। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, ये आईपीसीसी के टाइम के पुराने क्वेश्चन है सारे, और आपके ओल्ड कोर्स के ही क्वेश्चन है सारे, न्यू कोर्स के नहीं है। स्टिल हम इन सबको कवर करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन हमारे में क्वेश्चन बुक में कवर नहीं है। लिख दे, लिख दूं? ऊपर वाला भी नहीं था, पता है ना। नहीं, सेल ऑफ स्क्रैप कवर था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कवर नहीं था। 15 का ए, 16 ए एंड बी दोनों। स्टडी मटेरियल, पुराने वाला स्टडी मटेरियल लेकिन। अब हमने नए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी डाले हैं, तो एक एसएम मिलेगा तो समझ जाना पुराने स्टडी मटेरियल, एक न्यू एसएम मिलेगा तो समझ जाना नया। आपको तो सेपरेट मिलेगा वो, उसके क्वेश्चन। लो जी, उसके बाद कहता है रेंट एंड पावर एंड फ्यूल, हटा दो। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम था।
18 और देखो। इंश्योरेंस क्लेम में क्या देखोगे, चलो ये बिना देखे बताना यार, अच्छा क्वेश्चन आया इंटर लेवल पे मतलब। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, क्या हुआ है? हाँ, मान लो रिसीव हुआ है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इंश्योरेंस क्लेम पे कौन बताना चाहेगा पॉइंट, प्लीज आप मुझे हैंड रेस करके जवाब देना बेटा। इंश्योरेंस क्लेम करेक्ट। इंसिडेंट रिपोर्टिंग देखना पड़ेगा सबसे पहले, तो उसको वेरीफाई करो। दूसरा, आखिरी चीज हो गई तो चलो आखिरी पे पहुंच गया, जनरल एंट्री, ठीक है। और हाँ, इंश्योरेंस में बेटा एक्चुअली की रिपोर्ट नहीं होती, एक्सपर्ट रिपोर्ट बोल सकता है। हाँ जी। टोटल लॉस देखो कितना है, रिकवरी कितनी आई है, बैलेंस को पीएनएल में डाला या, तो आपको इस तरह से सोच के पॉइंट कंफर्मेशन भी ले सकते हो आप। अगर कोई ऐसा ऐसा आग वाग लगी है तो जो मटेरियल बच गया उसका सैल्वेज देख सकते हो, ठीक है। डिफरेंस पीएनएल में चला जाएगा, 100 रुपए का नुकसान हुआ, 60 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, 40 पीएनएल में। अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। अच्छा ये भी आरटीपी का है, देख रहे हो। आईसीआई क्या करता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं ना कुछ बढ़िया से, वो पहले आरटीपी एमटीपी में देता है। देखो मैं आपको आज एक हिंट भी दे देता हूँ, वो सीधा ना मेन एग्जाम में आपके लिए बम नहीं फोड़ता, वो आरटीपी एमटीपी में देगा 4 नए क्वेश्चन, और उन 4 में से कोई एक कहां पूछ लेगा, मेन एग्जाम में। तो जिन बच्चों ने आरटीपी एमटीपी नहीं देखी उनके लिए तो हो गया सरप्राइज, अदरवाइज कहीं ना कहीं ऐसे पहले पूछता है सारे क्वेश्चन। नहीं, जब देखना पड़ता है कितना बड़ा इंसिडेंट है। यहाँ पे इंसिडेंट की बात नहीं हो रही, क्लेम की बात हो रही है। लो भाई देखिएगा, while the auditor may choose to analyze the monthly trend expense like rent, power, fuel, other expenses में आप क्या करते हो, मंथली ट्रेंड एनालिसिस करते हो। एन ऑडिटर जनरली प्रेफर टू वेरीफाई अदर एट्रीब्यूट्स एज वेल, मेंशन दोज एट्रीब्यूट्स। क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझो। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आया? नहीं समझ आया भाई ये क्वेश्चन, झूठ मत बोलना। कह रहा है आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो, उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें चेक करते हो, मेंशन दोज एट्रीब्यूट्स, क्या क्या चेक करते हो। अदर एक्सपेंसेस की बात हो रही है। इसने कहा ट्रेंड एनालिसिस मतलब रेशियो एनालिसिस वगैरह हम देख लेते हैं, लास्ट ईयर कितना था और इस साल कितना है, एक ही एजर्शन की तो बात कर रहा है। उसके उसके अलावा आप किसी भी खर्चे में क्या चेक करते हो, खर्चा कंप्लीट है या फुल्ली रिकॉर्डेड है या उसका इनवॉइसेस डॉक्यूमेंट्स। तो जो हमारे अदर एक्सपेंस वाले पॉइंट हैं वो सारे ही आपको लिखने हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का मतलब अजर्शन और उसके ऑडिट प्रोसीजर है। तो देखो क्या क्या कहता है। While the auditor may choose to analyze the monthly trend analysis for expense like rent, power, fuel, auditor generally prefer to vouch for other expense to verify following। क्या क्या देखता है, whether the expenditure pertains to current period under audit, क्या उसी साल के रिगार्डिंग है, whether the expenditure qualify as revenue and not capital, whether the expenditure has a valid supporting documents, whether expenditure has been classified under a correct accounting period, ऑथराइज्ड और एंटिटी के बिजनेस से रिलेटेड है ना कि पर्सनल। इसी का बी पार्ट है, उसमें भी स्टेज सेम केस स्टडी मांगता है और बोलता है लिस्ट डाउन द एट्रीब्यूट्स फॉर वेरीफाई सच एक्सपेंसेस। जाइएगा सभी स्टूडेंट मेन बुक के अंदर, ऑडिट कहाँ लिखा, अरे यहाँ नहीं लिखना, दे कंसेप्ट आपका है ऑडिट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। मेरे को क्वेश्चन बैंक खत्म करवाना है, मेरा टारगेट क्या है, यू गाइस शुड फोकस ऑन मेन बुक। 10.32 पे स्पेस है आपके पास या यूज कर लिया आपने? है? इसकी बुक में स्पेस नहीं है, देखो जिनकी बुक में स्पेस है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मार्क करेंगे। क्वेश्चन 18, क्या क्या आप अदर एट्रीब्यूट्स को चेक करते हो किसी भी खर्चे में? और एक और बताऊं, सेम सेम क्वेश्चन इनकम की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स भी आप देख लेना क्वेश्चन बैंक से, लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन 18 को आपने देखना है, अब आपके पास स्पेस नहीं है बेटा, वहीं लिखो, हाँ वहीं लिखो आप, अदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या रहेंगे एंड फ्रॉम
मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, बताओ क्यों? क्या इसका आंसर अच्छा है इसलिए? क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में शायद आप नहीं समझ पाएंगे पूछना क्या चाह रहा है। नहीं समझ आ रहा ना, ईमानदारी से बताओ। हाँ, नहीं आ रहा था ना? आपको तो ये समझ आ रहा था कि बस ट्रेंड एनालिसिस है, उसके अलावा क्या? तो आप कोई भी एक एरिया एक्सप्लेन करके आए थे, लेकिन ये पूछ रहे कोई भी खर्चे के अंदर आप क्या क्या चीजें चेक। ये आपसे कोई स्पेसिफिक खर्चा नहीं पूछ रहा, ये आपसे जनरल पूछ रहा है कि किसी भी खर्चे में आप क्या क्या चेक करोगे। तो ये सिंपल जनरल पॉइंट है। इन जनरल पॉइंट को आप समरी में भी लिख सकते हो, आगे कहीं भी किसी के साथ चिपका सकते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और आप देखो ना कितनी बार एग्जाम में आया है। एक, दो, तीन। चलो जी आगे। इंश्योरेंस क्लेम ऑलरेडी मैंने मार्क करवा दिया। उसके बाद कहता है हाउ यू वेरीफाई ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, ये तो आपकी बुक में है। फिर उसके बाद कहता है मशीनरी एक्वायर्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज आपके अकाउंट में हट गया ना अब तो। ये हमारा एक चैप्टर आएगा एंटिटी, उसमें कवर है फिर भी थोड़ा बहुत। हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि अब ना हायर परचेज बेस्ड ट्रांजेक्शन रियल लाइफ में नहीं होती, तो आपके एग्जाम में भी नहीं आना चाहिए। लेकिन आईसीआई का कुछ नहीं पता, आईसीआई का जो पेपर सेटर है, अगर उसे नहीं पता हो ये बात तो वो दे देगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अकाउंट का क्वेश्चन आ गया लो जी डायरेक्ट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो खर्चा आप डेफर करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो सिर्फ करंट ईयर के लिए नहीं है, ये मल्टीपल ईयर तक आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे एडवर्टीजमेंट, मेजर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, उसको हम डेफर कर लेते हैं, तो यहाँ भी जजमेंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपको डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन पूरा देखना पड़ेगा, और फिर आप देखोगे कि एक ऑडिटर क्या क्या वेरीफाई कर लेगा। क्योंकि रिवेन्यू डेफर कर रहे हो ना, बुक में कहीं डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। बेटा लिस्ट बना रहे हो ना, क्योंकि आखिरी में एक लिस्ट बनानी होगी हमें। कलर चेंज कर दूं बेटा जी? लो जी कर दिया, आपका हुक्म सर आंखों पे। अभी दिख रहा है? चलें आगे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कंसाइनमेंट सेल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन्वेस्टमेंट इनकम, कंटीजेंट लायबिलिटी, लीज होल्ड राइट। लीज होल्ड राइट नहीं है भाई, ये आपका एंटिटी में आ सकता है, लेकिन आप यहां देख सकते हो। उसके बाद आता है गुड सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, कवर्ड है। उसके बाद क्या आता है, पढ़ना भाई ये 26 का क्वेश्चन, रीड कीजिए 26 का क्वेश्चन। मैं थक गया रीड कर करके। मेरे को कभी कभी लगता है क्वेश्चन बैंक खत्म कर देना चाहिए। नहीं कर सकते बेटा, आप लोग कहोगे सर क्वेश्चन बैंक तो दे दो, तो बस दिखाने के लिए देना पड़ता है, करना नहीं है आपने ये, क्योंकि सब कुछ कवर हो जाता है कहाँ पे? मेन बुक के अंदर। आपने मेन बुक को ही अच्छे से करना है, अगर वो अच्छे से पढ़ लिया पेपर में कुछ भी आ जाए। आपकी बस पेपर में क्वेश्चन रीडिंग स्किल अगर सही है तो आप निकाल लोगे। भाई पढ़ के बताओ क्या क्वेश्चन है, आप बताओ, पढ़ के बता दो फटाफट से कौन सा। अजर्शंस समझ आ गया? पढ़ लिया तुमने? लाइव वालो आप बताओ। सूरज मित्तल क्लास चलेगी जब तक ये क्वेश्चन बैंक खत्म नहीं होगा। वो डर गई, वो कह रही है सर आज पूरा मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन बैंक भी करवाएंगे, और जो चैप्टर नहीं किया उसका भी करवाएंगे।
आज आप सो सकते हो। बहन से पूछ लेना, बता दे कौन कौन से करने हैं। क्या पूछा है बताओ, लाइव वालों तुम बताओ, जीडी वालों तुम बताओ क्या पूछा है। गूगल ड्राइव, उठ बेटा। वो सो चुका है। वो कह रहा सर थक गया मैं पढ़ पढ़ के। अरे क्वेश्चन बता क्या पूछा है। सर रीड करना पड़ेगा, रीड करो फिर, रैंक ऐसे ही थोड़ी ना आएगी आपकी, रीड करो फटाफट से। क्या सर आप ही कर देते हैं, मैंने मुंह नहीं खोला है काफी देर से। हाँ जी हो गया बेटा। अरे किताब नहीं है आपके पास, मेरे से जूम करवाओगे? क्वेश्चन बैंक देने के बाद ये हाल है, जूम कर दो। क्वेश्चन बैंक आपके हाथ में है। अरे तो करूंगा तो बता दूंगा, अभी तो रीड करो नीचे। क्वेश्चन समझ आया? क्या पूछ रहा है? छोड़ दे। अजर्शन पूछ रहा है सिर्फ, कौन सी होती है? ठीक है, लो जी। न्यूटाउन लिमिटेड, Newton Limited has made loans and advance on the basis of following security to various borrowers. भैया देखो अच्छा क्वेश्चन है। As an auditor, what type of document can be verified to ensure that the company hold a legally enforceable security? कंपनी के पास लीगल सिक्योरिटी है, इस चीज को चेक करने के लिए आप क्या वेरीफाई करोगे? पहला कह रहा है शेयर है और डिबेंचर है, तो क्या वेरीफाई करोगे? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो क्या करोगे? पॉलिसी देखेंगे आपके फेवर में होनी चाहिए। हाइपोथिकेशन ऑफ गुड है तो क्या देखोगे? उसके डॉक्यूमेंट्स। सब कुछ लिख सकते हो, मेन एक डॉक्यूमेंट तो लिखना ही पड़ेगा ना, जो मेन डॉक्यूमेंट है, लीगैलिटी के ऊपर बात कर रहा है। उसके साथ आप कुछ और भी लिख दो, आपको डालना है डाल लीजिए। में आने लायक तो सब कुछ है यार, आप देखो आपको रखना है नहीं रखना है। ठीक है, लो जी। 28 देखिएगा, रीड करो 28। CA Amar wants to verify the payment made by XYZ Limited on account of building rent during the financial year 2021. The rent amount is 50,000 per month for the year. The monthly rent payment are consistent with the rent agreement. However, the other companies in the similar industry are paying rent of 10,000 per month for a similar location. How you will apply the analytical procedure in respect of the verification? ये already book में आ चुका है, सेम क्वेश्चन आपकी मेन बुक में दिया हुआ है एज इट इज। लिस्ट out the steps to be taken by auditor vouching and verification of refund of general insurance premium. अभी आपने पीछे क्या देखा था? क्लेम ऑफ इंश्योरेंस। अब क्या कह रहा है ये? प्रीमियम का, प्रीमियम का रिफंड कब आएगा? जब या तो इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल हो जाए या मैं कैंसिल कर दूं। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, आरटीपी में, ये मेन एग्जाम में नहीं है। तो सोचो, अगर इस चैप्टर से 20 नंबर का काम आया, 4 नंबर का काम आ गया कहीं अकाउंट से, इस तरह का कुछ आ गया, देखो जिस बच्चे में थोड़ा सा भी दिमाग है वो तो लिख देगा। और 4 मार्क्स का आ गया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो 20 में से 8 तो गए, मतलब 8 ऐसे गए जो आपको अपनी जजमेंट से लिखने होंगे। ये क्वेश्चन मार्क कर लेना भैया। मैं इतना बोल सकता हूं, जितना नोट कवर्ड इन बुक में पूछ चुका है आईसीआई, आरटीपी उसके अंदर पूछे, अभी मेन एग्जाम में तो आए नहीं। तो मैं आपको इतना बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि अगर मेन एग्जाम में कुछ आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, जो किताब में दिया हुआ है वो, प्लस जो पीछे कभी आरटीपी एमटीपी में आया है वो। आपसे कोई सरप्राइज आपको इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं कुल मिला के ये बोल सकता हूँ, 100 नंबर का पेपर आपको मेरी किताब से देखने को मिल जाएगा, पूरे 100 मार्क्स का। यार मेरे को याद नहीं है, इसके लिए मैंने क्या है एक लिस्ट बना रखी है। देखो आप कपिल गोयल को बेटा अभी कम आ करो, अभी क्लास खत्म करते करते देखो मैं आपको कितनी चीजें दिखाता हूँ, मेरी मेहनत दिखाता हूँ आपको मैं। आपने देखो पूछा नवंबर में कौन सा क्वेश्चन आया था, आप जानना बेटा मैंने पूरी एक्सेल शीट बना रखी है, हर चैप्टर से किस किस अटेम्प्ट में किस किस कंसेप्ट पे सवाल आया है, और वो पूरी पीडीएफ आपको देता हूं मैं, ताकि अगर आपके पास समय नहीं है ना क्वेश्चन बैंक आरटीपी एमटीपी देखने का, तो आपने सिर्फ वो लिस्ट देखनी है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को आते हैं, या मैंने सारे कवर कर रखे हैं। तो स्मार्ट स्टडी भी कर रहे हैं, हार्ड स्टडी भी कर रहे हैं, सब करेंगे। तो ये बेटा कवर कर लेना क्वेश्चन नंबर 29। लिस्ट दिखाऊंगा मैं आपको, ऑलरेडी टेलीग्राम पे है।
X, while conducting an audit of Joyful Limited, found a considerable increase in sales as compared to the previous year. हाँ जी, सेल्स काफी बढ़ गई है पिछले साल से कंपेयर करें तो. He doubts that few fictitious sales have been recorded by the company to overstate its revenue. Discuss any. ये तो आसान क्वेश्चन है. फोर ऑडिट प्रोसीजर टू अंडरटेकन ऑडिट ओवरस्टेटेड वाला है. ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. APQ Limited deals in real estate and classify all of its land and building under current asset as inventory. The same is therefore valued at cost or market value, whichever is less. How would you verify profit or loss arising on sale of plot of land by such a dealer? एक डीलर है, उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी कैपिटल एसेट नहीं है, वो क्या है? इन्वेंट्री है, क्योंकि वो उसमें डील कर रहा है. उसके प्रॉफिट को आप कैसे बुक करोगे, ये आपको देखना है. वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. ये आपने कवर करना ही करना है. इस क्वेश्चन की पता है मैंने सेपरेट वीडियो भी डाल रखी है यूट्यूब पे, समराइज करके एक चार्ट बना रखा है हैंड रिटन, ताकि आप 5 पॉइंट याद कर लो. तो एक समरी भी बनाई हुई है मैंने. 5 पॉइंट क्या कहता है? ऑडिटर क्या क्या देखेगा? ईच प्रॉपर्टी अकाउंट शुड बी एग्जामाइंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट with special reference to the nature of charges so as to find out that only the appropriate cost and charges have been debited to the account and the total cost of the property has been set off against the price realized for it. Distribution of common expense के ऊपर एक पॉइंट है. The basis of distribution of the common charges between different plots and land developed during the period and basis for allocation of cost to individual properties comprised in a particular piece of land should be scrutinized. इस बेस पे बेसिकली कंपनी कॉमन एक्सपेंसेस को एलोकेट कर रही है डिफरेंट पीस ऑफ लैंड पे. If land price are available, if land price lists are available, these should be compared with the actual selling price obtained, and it should be verified that contract entered in respect of the sale have been duly sanctioned by appropriate authorities. मतलब लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए. Where part of the sale price is intended to be reimbursed tax or expenses, suitable provision should be maintained for that purpose. जनरली सामने वाली पार्टी का खर्चा होता है जो खरीदता है प्रॉपर्टी ना, सेलर का नहीं होता. लेकिन आप बोल रहे हो कि भैया थोड़ा बहुत खर्चा हम देंगे आपको इस चीज का, तो फिर उस चीज का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा. The price obtained for various plots of land sold should be checked with the plan map of the entire tract, and any discrepancy or unreasonable price variation should be inquired into. The sale price of different plot of land should be verified on a reference to certified copy of sale deed. रजिस्ट्री की कॉपीज चेक करनी है. प्राइस आप ये बोल सकते हो बेटा सर्कल रेट से वेरीफाई करना है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है. सर्कल रेट से आप प्राइस वेरीफाई कर लेना. Out of the sale proceed, provision should be made for the expenditure incurred on improvements of the land, which so far has been account for. ये क्वेश्चन हालांकि आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, इसके मैंने बढ़िया से नोट्स बना रखे हैं. क्वेश्चन नंबर मार्क कर लेना इसको, ठीक है. While conducting audit of V Limited, CA Aman, auditor of a company, found that some goods are lying with third party for a long period. Advise Aman how we will verify them. ये तो डायरेक्ट है, ऐसे 501 और 505 लगा लेना. Mention the analytical review procedure that may be useful as a means of obtaining audit evidence regarding various assertion relating to trade receivable. ट्रेड रिसीवेबल्स लोन्स एंड एडवांस में क्या लगाओगे? एनालिटिकल प्रोसीजर. तो वही सारे क्या है फालतू जनरल पॉइंट. राइट द ऑडिट प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल का एग्जिस्टेंस आप कैसे चेक करोगे बेटा? देखना बुक में जाके एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल के स्पेसिफिक पॉइंट दिए हैं क्या? सूरज क्लास के बाद बात करते हैं बेटा. मैंने काटा था ना, क्योंकि वही जनरल पॉइंट थे और वही जनरल पॉइंट आईसीआई ने यहां दे रखे हैं.
सबसे ऊपर हमने ई हटा दिया था ना, क्योंकि ई में बाकी पॉइंट्स भी सेम, यहाँ पे भी बाकी पॉइंट मर्ज हैं, तो अगर आ जाए ना तो मिक्स करके ही लिखने हैं आपको, ठीक है। लो जी 35 देखिएगा। C.H. Saurabh is the statutory of UVW Limited for year 2021. While verifying the purchase made by U Limited, CAS decided to perform analytical procedure to obtain audit evidence regarding the overall reasonableness of purchase quantity and price of purchase. What analysis should CAS perform? बेटा परचेज के एनालिटिकल प्रोसीजर में आपको याद रखना होगा क्या थे, स्पेसिफिक पॉइंट थे, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक पॉइंट ही कवर करने पड़ेंगे। 4 पॉइंट डालने आपको। While checking sales of the client, the auditor has to ensure that all sales are accurately measured as per the applicable accounting standard and correctly generalized, summarized and posted. Audit procedure किसके लिए बेटा? सेल्स के लिए। ऑडिट प्रोसीजर किसके लिए? सेल्स के लिए। हटा दो। Mention any 4 area where surprise checks can be significantly improve the effectiveness. Surprise check मतलब आप अचानक से जाके कैश, इन्वेंट्री, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, प्रोसेसेस देख सकते हो आप सरप्राइज बेसिस पे, कोई भी दिक्कत, ये भी जनरल क्वेश्चन था, हटा सकते हो। यहां से अब मैं आपको एक समराइज मैनर में बता देता हूँ। मेरा जो क्वेश्चन बैंक है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है जनरली हर चैप्टर। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी ए के क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जिनको पढ़ के आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। उन क्वेश्चन की चाहो तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हो, यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट है। कैटेगरी बी और कैटेगरी सी का मतलब होता है कि बी मतलब थोड़ा केस स्टडी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, सी में तो मतलब बिल्कुल ही डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ए कैटेगरी आपको बहुत ध्यान से करनी है बाकी चैप्टर्स की। इस वाले चैप्टर को हमने अलग से डिजाइन किया, इसमें हमने अकाउंट और लॉ के क्वेश्चन को एक साथ किया। फिर प्लेन क्वेश्चन, यहां तक मैं बोलता हूं जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, प्लेन क्वेश्चन थे, कुछ भी आपने ऐसा स्पेसिफिक नहीं देखा 2-3 क्वेश्चन के अलावा। यहां से हम अजर्शन वाइज और मेन का स्टडी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप अगर कभी दोबारा देख रहे हो वो मार्क कर लिए क्वेश्चन, वो देख लेना, और ये वाले क्वेश्चन हम मेरे साथ देख। ऑनगोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड, द ऑडिटर। अब देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये हमारी बुक में हाफ पेज में आ रहा है या 1/4 में आ रहा है, लेकिन जब ये आईसीआई के पेपर में आएगा ना बेटा, ये 1.5 पेज में था ये क्वेश्चन, 1 पेज पूरा और अगले पेज पे भी। तो आप क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे, क्योंकि ऐसे फोंट बड़ा रखता है, स्पेस ज्यादा रखता है लाइनों में। तो आपने घबराना नहीं है, आपने बस आराम से रीड करना है क्वेश्चन को। एक बार रीड कीजिएगा सेल्फ और आप बताओ मुझे क्या पूछ रहा है, क्योंकि मेरे को पक्का भरोसा है आप निकाल लोगे। और एक और बात बताऊं, समय कम होना और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हो, पूरा क्वेश्चन छोड़ देना, डायरेक्ट लास्ट 2 लाइन पे चले जाओ। जाओ एक बार लास्ट 2 लाइन पे, ऑडिट के यही मजे हैं, लास्ट 2 लाइन पे जाओ। एडवाइस स्टेटिंग क्लियरली द ऑडिट प्रोसीजर जनरली रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ बोरोविंग। पढ़ना है कुछ, बस ऊपर केस स्टडी इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि किसी कंपनी का नाम होता है, जैसे एबीसी लिमिटेड, ऑडिटर का नाम होता है, तो आप अपने आंसर में ना उनका नाम यूज करो तो थोड़ा बेटर लगता है कि ऑडिटर एक्स शुड रिव्यू फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर इन द ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड, फिर वो सीधे पॉइंट। चलो जी अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, सभी बच्चे किताब बंद करो, फटाफट से बंद करो। अरे पढ़ क्यों रहे हो, बंद करो, किताब बंद करो, किताब बंद करो ना बेटा, किताब बंद कर दो, कोई बात नहीं, कोई भी वाली हो सब बंद कर दो। आपने बताना है, मैं बोल रहा हूं ना, आपने बताना है, मैं एक आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपने अजर्शन देनी है बट हैंड रेस करना है, बोलना नहीं है। ईयर एंड पे अगर इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन कर रहा हूं, कौन सी अजर्शन होगी? वैल्यूएशन, हाथ उठाओ वैल्यूएशन वाले। एग्जिस्टेंस, ईयर एंड पे इन्वेंट्री को वेरीफाई कर रहे हैं, कौन सी अजर्शन होगी? एग्जिस्टेंस, हाथ उठाओ। एग्जिस्टेंस ही होगी, अब हाथ उठाओ। सही है, एग्जिस्टेंस ही होगी। तो हाथ, तो 10-20 लोगों ने, बाकी पूरी क्लास देखो पीछे बेटा, ईयर एंड पे इन्वेंट्री वेरीफाई करते हैं, एग्जिस्टेंस। जाग जाओ भाई, क्वेश्चन बैंक चल रहा है। ईयर एंड पे इन्वेंट्री वेरिफिकेशन कौन सा अजर्शन है? एग्जिस्टेंस। लाइव वालो तुम भी, जीडी वाला भाई हाथ नीचे कर, वो कह रहा हमने भी उठा लिया, नीचे कर बेटा। उसके बाद डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रॉपरली चार्ज ऑन ऑल एसेट्स, बताओ, सही से बताओ।
सही से बताओ। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन इज प्रॉपरली चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। The title deed of the land disclosed in the balance sheet are held in the name of the company. Right hand, right hand. टाइटल किसके नाम पे होना चाहिए? All liabilities are properly recorded in the financial statement. Completeness. उसके बाद related party transaction are shown properly. Presentation shown properly. 5 ट्रांजेक्शन आपको बताने हैं पेपर में, और कितने नंबर आपके नाम हो जाए? 4। 4 नंबर आपके। सिर्फ आपने कोई एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ अजर्शन का क्या लिखना है? नाम लिखना है। क्लियर है? है? आएंगे, ये तो पेपर में बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन तो आईसीआई अजर्शन पे पूछता ही पूछता है। 30 नंबर के एमसीक्यू, 14 नंबर के करेक्ट इनकरेक्ट, 4 नंबर का ये हो गया। तो 50 नंबर का पेपर तो तुम्हें लिखना ही टेक्निकली, हाँ करेक्ट इनकरेक्ट में 2-4 लाइनें लिखनी होती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पार्ट हमारा कहीं ना कहीं से 50-55 नंबर का है। तो जो होता है ना ऑडिट में कि कहां लिखे कैसे लिखे, भाई दिमाग है तो थोड़ा ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। लो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो ले जी, बुक में भी सेम क्वेश्चन है, यहां पे दूसरा आ गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 50,000। क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्वियस अजर्शन, आपको समझ आती है। हमारी बुक में हमने क्या दिया हुआ था याद है? एक फिक्स एसेट्स का दिया हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर करंट ईयर। ऐसे ये है कि 50,000 दिए, क्या अजर्शन समझ आती है? पढ़ो भैया क्या समझ आती है। और ट्रेड रिसीवेबल है 2 लाख का, क्या समझ आता है? देख लो जी। तो पेपर में ना ऐसे कोई भी अकाउंट आ जाएगा और पूछ लेगा क्या क्या समझ आ रहा है, क्या ऑब्वियस अजर्शन है इसकी, क्या इंप्लाइड अजर्शन है, बताओ। पढ़ लो। हमने बुक में 2 डिफरेंट दिए, यहाँ पे 2 अलग है। राधे कृष्ण राधे। मुश्किल लगा ऑडिट? नहीं ना, खत्म हो गया अब तो ऑडिट। थोड़ी बस रीडिंग बार बार करनी पड़ेगी। भाई रीड कर लो मेरे बाबू। तुम सबको बोल रहा हूं, तुम्हें कोई दूसरी बोलने वाली तो है नहीं। क्या कह रही हो? सर आपको कैसे पता? इनके हालात देख रही हो? 24 घंटे ऐसे मचलता रहे। सीए स्टूडेंट को लोग बाहर पैसे दे जाते हैं क्लास से बाहर निकलते टाइम। मंदिर से बाहर आते हैं ना लोग प्रसाद बांटने के लिए, पता है किसको ढूंढते हैं? सीए स्टूडेंट को। भाई कहाँ है बेचारा, कुछ खा लेगा यार। बेइज्जती नहीं, सच्चाई है। एक दिन एक सीए रात को आर्टिकलशिप से आ रहा, सॉरी जॉब से आ रहा, रात को 11 बजे, मंदिर के बाहर एक भिखारी ने पकड़ लिया, बोला भाई रुक, खाना खिलाता हूँ तुझे, रुक जा इधर आ। बेचारा लटका हुआ आ रहा था ऐसे कंधे पे वजन लेके लैपटॉप का। 31 मार्च का दिन था मान लो, फिजिकल वेरिफिकेशन वाले दिन। और उस सीए की भी हद देखो, वो इतना थका हुआ था, लाचार था, वो भी बैठ गया कि अंकल जी खिलाई दो अब तो आप। लक्ष्मी नगर में एक मंदिर है यहाँ पे, भगवान जी का ना, कौन सा मंदिर है? साईं बाबा का मंदिर है कोई। मन लाइन में ना लोग नीचे बैठते हैं। एक दिन मैं प्रसाद दे रहा था, वो साथ में ऑडिट की किताब भी पढ़ रहा है। कह रहा सर साथ में पीजी में रहता हूँ, खाना अच्छा नहीं मिलता, रोज प्रसाद खाने आते हैं। भंडारे की लाइन लगती है, लाइन में सीए स्टूडेंट लगे हुए हैं कि आज हॉस्टल का खाना नहीं खाएंगे भैया। हो गया, हो गया। अगला देखो। Explain with example the audit procedure to establish the existence of intangible fixed asset। तो intangible का डेफिनेशन लिखोगे और वही सब आपको वेरीफाई करना है। 41 देखिएगा। 41 पहले आखिरी की 2 लाइन पढ़ें।
advice stating clearly the audit procedure to establish the existence of trade payable and other current liability। ठीक है जी। उसके बाद इसकी भी आखिरी दो लाइनें पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर, नहीं कंटेक्स्ट बोल रहा है तो पढ़ना पड़ेगा। ए सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट audit activity is to conduct bank or financial institution and directly ask them to confirm the amount held in the current account। बता दो भाई, यहां तक समझ आ गया? Directly ask them to confirm the balance is physical verification। confirmation हुआ ना, डायरेक्टली ask them to confirm the balance। यहां पे क्या है बेटा? confirmation। लो जी, राइट डाउन द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म फॉर वैल्यूएशन अजर्शन। क्या क्या एरिया है? लोन्स एंड एडवांस और फिनिश गुड्स एंड गुड्स फॉर रीसेल। गुड्स फॉर रीसेल कोई बात नहीं, इन्वेंट्री हुआ ना, ट्रेडिंग वाली इन्वेंट्री हो गई। बेसिकली इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है, आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। मार्क कर लो अगर आपको करना है तो क्वेश्चन 42। हाँ बिल्कुल करो। अगर कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही है आज तो वो पेपर में भी करेगी ना। ट्रेडिंग वाला गुड्स मेरे पास सामान रखा है, रीसेल कर दूंगा उसको। सेल, बाय एंड सेल। डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल रिव्यू कैरिड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री पे कौन कौन से एपी लगा सकते हो, याद है? स्पेसिफिक थे, हाँ या ना? इन्वेंट्री का एनालिटिकल ये आ गया बुक में। What does the valuation assertion mean in respect of asset liability and equity balance? Explain with the help of example in respect of inventory। सबसे पहले तो assertion है पेज नंबर 1 पे। वैल्यूएशन का मतलब पूछ रहा है और कह रहा है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बता दो, कैसे करोगे? AS2 का रेफरेंस देते हुए बता देना। 45 45 लास्ट की दो लाइन पढ़ के देखें। List out few audit procedure you would adopt as an auditor to verify completeness assertion of export trade receivable। ट्रेड रिसीवेबल, एक्सपोर्ट ट्रेड रिसीवेबल। एक्सपोर्ट ट्रेड था हमारे पास, एक्सपोर्ट सेल थी, एक्सपोर्ट सेल थी ना? हाँ। उसके बाद क्या कह रहा है? अगला पढ़िए, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। While auditing books of account of S Limited, you observe that an amount due from a debtor for invoice on 31st March 2022 has not been recognized in the books of account. As an auditor, you want to ensure that all trade receivable balance that are supposed to be recorded have been recognized in financial statement item. How would you achieve the stated objective? तो वैसा कौन सी एजर्शन की बात कर रहे हैं बताओ? कंप्लीटनेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंप्लीटनेस की बात कर रहा है और ऊपर भी। तो डेटर का कंप्लीटनेस चेक करो, बुक में दिया हुआ है क्या सेपरेट क्वेश्चन? मेन बुक में चेक करो पहले। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना दोनों? अगर किसी को ना समझ आया हो क्वेश्चन तो मार्क कर लेना भाई, या फिर अभी मुझसे भी पूछो। नीचे भी किसकी बात कर रहा है और ऊपर भी दिखा बेटा। ठीक है, मैंने हेडिंग बना रखी है सेम पॉइंट की, यहाँ पे हेडिंग नहीं है। मैंने सेम पॉइंट की हमारी बुक में हेडिंग बना रखी है ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पे पॉइंट सेम है, बस उनकी हेडिंग नहीं है, मैंने बोल्ड करके हेडिंग बना दिया ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है देखो मेरे हिसाब से, लेकिन आपकी बुक में कवर्ड है। आपको अगर समझ आ गया है आप हटा लीजिए, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ क्वेश्चन इज रियली गुड। ठीक है, क्योंकि ना एक्सपोर्ट सेल को देख के ना बच्चा घबरा जाएगा, ये एक्सपोर्ट डेटर में कुछ अलग करना है क्या? अलग कुछ नहीं करना, सेम पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है मेरे हिसाब से, आप मार्क करके रखें तो अच्छी बात रहेगी। While verifying the PP&E of the client entity, the auditor also needs to consider whether the PP&E has been valued appropriately and as per the general accepted PP&E का valuation। 47th बेटा, 47th आप अपने लिए होमवर्क समझो, पढ़ो और बताओ समझ आ रहा है क्या।
समझो एग्जाम का क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 47 को सभी स्टूडेंट रीड करेंगे और मेरे को बताएंगे। और फुल स्क्रीन कर दीजिएगा प्लीज। मान लो एग्जाम में आया है। पहले में तो राइट एंड ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, अगली स्टेटमेंट पढ़ो। इसमें भी ओनरशिप की बात कर रहे हैं, इसमें भी राइट की बात कर रहे हैं। अच्छा, राइट एंड ऑब्लिगेशन के ऑडिट प्रोसीजर आपसे पूछ रहा है पीपीएनई के लिए। अगला क्वेश्चन रीड कीजिएगा। बुक में भी है क्या? नहीं नहीं, इसी का बी पार्ट कह रहा हूं मैं, और वाला। पढ़ लिया आपने? ठीक है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है बेटा? राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पीपीएनई। ये वाला तो बुक का ही है शायद। नंबर्स अलग हैं शायद, या सेम है? नंबर अलग है, क्वेश्चन सेम है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपके पेपर में, जहां जहां डबल कर दिए हैं जहां आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी नंबर्स आ जाएंगे और बोलेंगे अजर्शन बता दो बस। एक क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, भगवान करे एक क्वेश्चन अजर्शन पूछने वाला आ जाए कि अजर्शन बता दो। लो जी, 49 का रीड कीजिए अब। बेटा समझो, बताओ। क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, बताओ क्या पूछ रहा है। कंट्रोल्स के बारे में पूछ रहा है, सेल्स के एंड डेटर के। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपका। कॉम्प्लायंस प्रोसीजर, ठीक है। लो जी, 50 देखिए। Risk of material misstatement at the assertion level for class of transaction account balance and disclosure need to be considered. Explain stating the different categories of assertion used by auditor. तो क्या पूछ रहा है? सिर्फ assertions। देखो, आपने assertion का कंसेप्ट देखा है ना, क्वेश्चन बैंक में एक चीज देखो। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मैंने बताया था ना, अलग से हमने चैप्टर बनाया है, वहां पे अजर्शन नहीं लिखी मैंने। अजर्शन आप यहां से प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की देखो। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इनकम स्टेटमेंट का भी देखेंगे और बैलेंस शीट का भी देखेंगे। तो दोनों की अजर्शन को मर्ज करके दिखाया हुआ है कि जो आपका डिस्क्लोजर रहेगा वो ट्रांजेक्शन के लिए सारी अकरेंस, सारी ट्रांजेक्शन अक्कर हो गई हो, सारी ट्रांजेक्शन में एंटिटी का क्या हो, राइट एंड ओब्लिगेशन। सारी ट्रांजेक्शन, सारे डिस्क्लोजर क्या हो, कंप्लीट हो। ट्रांजेक्शन को सही से क्लासिफाई करना है एंड एक्यूरेसी और वैल्यूएशन सही होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में सभी चीजें आ जाती है, सारी अजर्शंस आ जाती हैं। ये आ गई अब क्या, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सीएसआर मैंने इंपोर्टेंट मार्क करवा दिया, बेनामी भी करवा दिया, क्रिप्टो भी करवा दिया था, कैश नहीं करवाया था, ये आपका बेसिक होता है। रिजीव एजिंग शेड्यूल भी करवा दिया। तो ये सारे क्वेश्चन तो आप हटा दो। कितने क्वेश्चन बने बेटा, लिस्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर बताना, आराम से बताना, रुको अभी, रुको।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बोलिए। 14। हाँ। 15A। हाँ। 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 21। हाँ। सेकंड पार्ट मतलब बी करूँ या क्या? और उसके बाद एनी अदर क्वेश्चन? डिस्क्लोजर मत बोलना कुछ भी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं बोलनी। 50 के बाद कितने हो गए टोटल क्वेश्चन? ठीक है। होमवर्क। कौन सी नोटबुक बना रहे हो? वो मॉड्यूल इस चैप्टर के 2 पेज, या फिर आप जो आपने सैंपल 2 पेज जनरल नोट्स बनाए हैं ना? ठीक है। ठीक है, यहां तक सबका ठीक है, लाइव वालों भी? कोई भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर के रिगार्डिंग? 2 से ढाई घंटे आपको वो पढ़ने में लगेंगे। आधा घंटा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये आज आपके 14-15 क्वेश्चंस हैं। एग्जाम तक जाते जाते मुझे लगता है ये आपके 3-4-5 कुछ हो जाएंगे, ये मतलब और कम हो जाएंगे जब आप 3 बार पढ़ेंगे। क्या कह रहे हो? क्यों नहीं आएगी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? जब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एग्जाम में आएगी तो टेस्ट में क्यों नहीं आएगी? भाई सब कुछ आएगा पेपर में, मैं सब कुछ पूछूंगा। टेस्ट में भी सब आएगा बाबू, सब आएगा। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया तो है मैंने। हाँ, टेस्ट में है ना, थर्ड टेस्ट में है। एक आध दिन और लेना हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या स्केड्यूल है देख लेते हैं। पहला टेस्ट पेपर है आपको 23 जनवरी को, चैप्टर 1, 2 और 4। आई थिंक काफी टाइम है, पहले टेस्ट के लिए तो सफिशिएंट टाइम है। उसके बाद आपका अगला टेस्ट है 29 को। 4 डेज है। एक सेकेंड। 24, 25, 26, 27, 28, 5 डेज है। चैप्टर 3, 6, 8। आई थिंक यार सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला टेस्ट है वो है 5th को, 30 जनवरी, 31st। और 4 दिन और 6 दिन है। वहां पे आपका चैप्टर नंबर 5, जो कि स्मॉल चैप्टर है। 7 और 9 बोथ आर स्मॉल। 10th बड़ा चैप्टर है। तो 6 दिन है। चैप्टर 10 में अगर आप 3 दिन भी लगा देते हो या 4 दिन भी लगा देते हो तो 2 दिन में आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ डेज तो 11th नहीं, 10th। 11th तो ऑटोमेटिकली 10th के साथ है। 11th तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना। 11th कोई चैप्टर थोड़ी ना है। एक सेकंड भाई। 11th कोई, अरे यार तुम तो भावुक हो गए। मैं उसको चैप्टर 10 भी लिख दूं? यार चैप्टर 10 कोई चैप्टर थोड़ी ना है। ये गलती हो गई मेरे से। इंडेक्स में उसको काट के 10 भी कर लो। ठीक है, डिस्क्लोजर। अच्छा इसलिए तुम पूछ रहे थे कि तो तुम अलग से डिस्क्लोजर पढ़ोगे अगले टेस्ट के लिए?
तो आपका डिस्क्लोजर भी आएगी पेपर में, ठीक है। एक दिन एक्स्ट्रा दो डिस्क्लोजर का, 6 तारीख को 6 तारीख को दे देना अगला पेपर, ठीक है। चलो जी, नाउ विल टेक ए स्मॉल ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। हाँ, अभी क्वेश्चन बैंक पूरा नहीं हुआ है मेरे बाबू, हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तूने पहली बार से, अब ये मत मेरी भी नहीं है। ये आपका टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट, इसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, सभी लाइव वाले ध्यान रखें। जाओ ब्रेक लो फटाफट से। पहले थियोरेटिकल क्वेश्चन देखो, ले आना स्क्रीन भाई। लो जी, पहला क्वेश्चन है गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, ऑलरेडी कवर्ड इन आर क्वेश्चन बैंक। बोरोविंग फ्रॉम बैंक्स, ऑलरेडी कवर्ड, छोड़ दो जी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस, रिसीट ऑफ कैपिटल, रिपीट। ये क्या कर रहे हैं हम, पहले ये तो जान लो, क्या क्या चल रहा है भाई ये कौन सा क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं अब। ये आईसीएआई का न्यू कोर्स का न्यू स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन देख रहे हैं हम, आपको अलग से देखना ना पड़े इसलिए हम देख रहे हैं। तो ये हमारे ऑलरेडी पुराने क्वेश्चन बैंक में दोनों क्वेश्चन आ गए हैं, छोड़ दे। चलो जी, वाउचिंग फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये भी आ गया सर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सेल ऑफ, ये भी आ गया सर। ये पढ़ो जी, एबीसी लिमिटेड इशू शेयर ऑफ कैश एट प्रीमियम, आ गया। कौन पूछ रहा था सिलेबस कैसा है, सेम है नहीं है, आ गया। भाई पढ़ ले, मैंने नहीं पढ़ा यार, अभी अभी पढ़ा था ना, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पीपीएन, नहीं ठीक है। आ, मतलब मैं यही देखना चाह रहा था, आ गया। ये ऊपर वाला एक्चुअली में आ गया है। मैं ही पढ़ लेता हूं, मत पढ़ो। अच्छा, ये क्वेश्चन है मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। क्यों मार्क कर रहा हूं, क्योंकि एग्जिस्टेंस के स्पेसिफिक प्रोसीजर भी नहीं है और फिर भी आईसीआई पूछे जा रहा है। जनरल पॉइंट है, किताब में भी देख लो आप, और आईसीआई भी जनरली लिख रहा है। ये हमने क्वेश्चन बैंक में मार्क किया है, ठीक है। तो नया कोई एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया साले वेलों ने। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है किसकी, देख लेते हैं, पढ़ लो भाई, पूरा पढ़ लो एक बार इसको ना। मार्क करवाया मैंने, मार्क करवाया प्रमोटर्स लोन, उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कैश का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एजिंग ऑफ डेटर आ गया। मैं भी आपके साथ पहली बार ही देख रहा हूं, मतलब धर्म गद्दी पे खड़ा हूं। ये क्वेश्चन बैंक मैं भी आपके साथ पहली बार ही देख रहा हूं। मतलब मैंने एजिंग आपको मार्क करवाया, आईसीआई के नए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बैंक में वो क्वेश्चन है। यार, आपसे वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका रियल लाइफ में, बेटा कहां जा रहे हो, टेस्ट है, गेट बंद, पीछे बैठो वापस से। सरप्राइज चेक है, निकलने नहीं दूंगा अब क्लास से बाहर, जो जा चुके वो जा चुके। तुम्हारा पेपर और चुपचाप पेपर के टाइम पे गायब, ना 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 बेटा, फंस गए हो पिंजरे में अब। फोन पे बोल दो बेबी बाद में आऊंगी। कहाँ जाना है, हाँ फंक्शन नहीं है, बैठो।
सबके फैमिली फंक्शन है। ये गुट बना के फैमिली फंक्शन करेंगे आज। 5 मिनट बैठो, 3 क्वेश्चन देख के जाओ। ये कुछ ऐसा हो गया, हम ना एक बार 3 दोस्त, मैं कुशल जितेंद्र, हम ना 4 दोस्त, मैं कुशल जीतू है एक हमारा दोस्त और एक हार्दिक, हम चारों बैठ के दिल्ली के कमला नगर में मतलब रहते थे, पूरा भंड हो गए। और वो भी संडे वाले दिन, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। और हो कैसे गए यार, अगर आप सिंगल पी रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने वो किमाम पान खा लिया गलती से। तो उसके बाद सो गए हम अपना रात को। फिर अगले दिन ऑफिस जाना था और हमारी ट्रेनिंग थी, इसलिए हम भी ना थोड़ा माहौल में थे कि अगले दिन काम तो करना नहीं है। हमें केपीएमजी ऑफिस जाना था गुड़गांव में, और हम सब उठ रहे हैं अपने अपने टाइम से। और सबको याद तो था कि ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग एक श्वेता कुमार पार्टनर है केपीएमजी में, अगर आप जाओगे, मतलब वो लड़की की सूरत में माँ काली माँ जैसी है, मतलब बिल्कुल शैतान। और लड़कों से पर्सनली खुंदक रहती है उनकी, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा भाई हार्दिक चलो यार, ट्रेनिंग में पहुंचना है, जल्दी से चलो। मतलब 11 बजे का टाइम था, 9 साढ़े 9 हम उठ रहे थे। जैसे तैसे करके फटाफट निकले। हम रास्ते में प्लानिंग कर रहे हैं कि लेट तो होना ही है, कि बहाना क्या रहेगा, फंक्शन है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ट्रैफिक का बहाना नहीं देंगे, क्योंकि वो कहेंगे टाइम से निकलना था। मैंने कहा एक काम करते हैं, अपन बोलेंगे टायर पंचर हो गया था। वो कहते ठीक है। अपन ये बोलेंगे टायर पंचर हो गया था और हम चारों साथ आ रहे हैं, तो हम चारों मतलब एक ही गाड़ी से आ रहे हैं। फिर कुशल कहता है साले हरामियों, हम ऑडिटर है, वो भी ऑडिटर है, और वो पार्टनर है, ये भी डिसाइड करो कौन सा टायर पंचर हुआ था। पता चले वो 3 को एक साइड कर दे और मुझसे पूछे बता कौन सा टायर पंचर हुआ था, बाद में तुझको बुलाए। इतना नहीं, लोकेशन भी फाइनल करो, किस लोकेशन पे हुआ था। ठीक है, मतलब हमने पूरी प्लानिंग की अगले 20-25 मिनट तक, कि वो कुछ भी पूछे हमारे आंसर सेम रहेंगे। और देखो मजे की बात, हम लोग कांपते हुए ट्रेनिंग रूम के बाहर पहुंचे। नहीं नहीं, वो लेट नहीं बेटा, वो पार्टनर है। जैसे ही हम अंदर गए, हमसे पहले 2 लोग लेट हुए थे, वो हमसे पहले जाके खड़े हुए थे। बाकी पूरा माहौल बैठा है, उनसे पूछा जा रहा है तुम लेट क्यों आए। और जैसे ही हम अंदर है, हमारे पीछे और 4 लोग लेट आ रहे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ चुका था। तो अब वो 4 हो रहा है, उनसे पूछा तुम लेट क्यों आ रहे हो, बोलो मैम वो फरीदाबाद पे गाड़ी पलट गई ना, न्यूज में भी आया, आपने देखा नहीं। और एक्चुअली में हुआ था ऐसा कुछ, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कुछ इश्यू हो गया था। और वो तीनों भी वहीं से, हाँ वो उन्होंने कंफर्म कर दिया, अरे हाँ मैम हम भी वहीं से आ रहे हैं, एक्चुअली में वहां पे ना पहाड़ी के पास कुछ हो गया। फिर हमने कहा हम भी वहीं से आ रहे हैं। ये बिल्कुल रियल है। कुशल मेरी साइड देख रहा है, मैं हार्दिक की साइड, मैंने कहा छोड़ो गाड़ी टायर पंचर। हम उनके साथ खड़े हो गए, मैंने कहा हम तो सब साथ ही फरीदाबाद से आ रहे हैं। थे तो एक ही ग्रुप के हम लोग। हमने उनकी तरफ इशारा किया, साथ जाके बैठे भैया। तो फैमिली फंक्शन है, सबका फैमिली फंक्शन है। लो जी पढ़िएगा क्वेश्चन। कोई बात नहीं बेटा, फंक्शन चलते रहते हैं, थोड़ा आगे पीछे होता है फंक्शन। यू आर द स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ जुपिटर लिमिटेड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट you notice that the company has PP&E under construction। PP&E अंडर कंस्ट्रक्शन कर लिया आपने मेन बुक में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लेकिन पूछ रहा है आपसे, ऑडिट प्रोसीजर नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विद रेस्पेक्ट टू एजिंग शेड्यूल ऑफ सच कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है बेटा। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, स्टडी मटेरियल में है इसलिए। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप हमारी बुक में जाओ, मेन बुक में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 13th क्वेश्चन, द ऑडिटर ऑफ एस लिमिटेड वांट्स टू वेरीफाई whether the company has valid legal ownership right over the inventory। बेटा राइट एंड ओब्लिगेशन ऑफ इन्वेंट्री, तो ये तो कवर हो गया, राइट एंड ओब्लिगेशन ऑफ इन्वेंट्री। लो जी, तो आईसीआई स्टडी मटेरियल के अंदर एक भी क्वेश्चन आपको अलग से नहीं मिला, सारे क्वेश्चन सेम थे। लो जी, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे आपका, मुझे पता है बच्चों को फंक्शन में जाना है, जल्दी खत्म कर लेते। बेटा बताइए सही गलत,
फंक्शन अच्छा एंजॉय होगा अगर तुम्हारे आंसर सही हुए तो। अरे बताओ, कोई बात नहीं, वैसे भी तुझे पता चल जाएगा, पता चला नहीं पता चला। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस represent the sum an entity pays to its employee for their labor efforts only. False? सिर्फ लेबर कवर करते हो, एम्प्लॉय भी कवर होती है और उसके सारे खर्चे भी कवर होते हैं। आज एक गुरु मंत्र और दे रहा हूं, जहां पे भी चाहे एमसीक्यू हो चाहे करेक्ट इनकर्ड हो, अगर वर्ड आ जाए ओनली, फॉल्स नहीं, आप रुक जाओ, चांसेस है वो गलत है, उसके साथ और भी कुछ आएगा। तो ओनली वर्ड जब भी दिखे आपने सचेत हो जाना है, ठीक है। इनकरेक्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस commonly called payroll expense represent the aggregate sum at the entity paid to its employees for their labor efforts as well as associated expense such as perquisites benefit, post employment benefit like gratuity, superannuation, leave encashment, pf, etc. Question number 2, डिविडेंड आर रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आप मुझे सुन सकते हैं, स्क्रीन ना देखें, अगर आपको अपना जजमेंट चेक करना है तो सिर्फ सुनिएगा। लाइव स्टूडेंट भी सिर्फ सुनिएगा, आंखें बंद करके सुनिएगा। जीडी वाले सभी स्टूडेंट आंखें बंद कर लो, वैसे भी सो ही रहे हो, अब थोड़ा सुनो सो के। वो कह रही है सर मैं आज आंखें खोल के सुन रही हूँ। Dividend are recognized in statement of P&L only when the entity right to receive payment of dividend is established. कोई भी बुक नहीं देखेगा, बताओ। Dividend is recognized when the right to receive payment is established. क्यों? क्योंकि और भी दो कंडीशंस आप पढ़ते हो, इनकम्प्लीट है ये सिचुएशन, ठीक है। इनकरेक्ट। डिविडेंड आर रिकॉग्नाइज्ड इन P&L व्हेन नंबर 1 the entity right to receive payment is dividend established. It is probable that the economic benefit associated with dividend will flow to the entity. Amount of dividend can be measured reliably. अब इसको ना, जो बच्चे भावुक बेचारे वो होते हैं ना, कौन से भोलू बच्चे होते हैं, वो इसको करेंगे। क्यों? करेक्ट, क्योंकि उनको लगेगा हाँ सही तो है, राइट टू रिसीव होगा तभी तो रिकॉग्नाइज करेंगे। ओनली तो ही नहीं ना इसमें। हाँ, आपने ओनली से पकड़ लिया, अदरवाइज कंडीशन और भी है। लो जी, अगला देखिए। और मैंने आपको एक और गुरु मंत्र दिया था पेपर में कि करेक्ट इनकरेक्ट 8 आएंगे, उसमें से 7 ज्यादातर क्या होंगे? इनकरेक्ट होंगे। सर मैं इनकरेक्ट इनकरेक्ट लिख जाऊंगा, ठीक है, तेरे को 0 नंबर देगा ICI। स्वैट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर इशू बाय द कंपनी टू एम्प्लॉय और डायरेक्टर एट ए प्रीमियम, एट ए प्रीमियम, ठीक है। कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट प्रॉफिट दैट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, नो रेवेन्यू रिजर्व। A capital reserve generally can be utilized for writing down fictitious asset or losses, or subject to provision in the article for issue of bonus share if it is realized, ठीक है। सेम कैपिटल रिजर्व पढ़ लेना। If company balance sheet shows building with carrying value of 100 lakh, the auditor shall assume only the auditor shall assume only one point, that management has only asserted that the building recognized in the balance sheet exists at the period end। बताओ, सिर्फ एग्जिस्टेंस देखोगे? ये ओनली वर्ड गलत दे दिया मैंने आपको पहले ही। हाँ हैं? दिस सिक्योरिटी अच्छा, ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट, व्हाई? बिकॉज दिस इज रॉन्ग। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में तो आपने सेक्शन 52 एक्सप्लेन कर देना है। मटेरियल एंड वेजेस आर कंसिडर्ड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हेन इंकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बताओ, मटेरियल वेजेस आर कंसिडर्ड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हेन इंकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इनकरेक्ट। पीपीएनई AS10 का रेफरेंस देना। पीपीएनई आर डेप्रिशिएटेड व्हेन एसेट इज एक्चुअली पुट टू एक्टिव यूज। बताओ, फॉल्स। क्या आता है? क्या आता है बेटा? रेडी फॉर यूज, ठीक है। Increase of authorized capital of a company requires special resolution to be passed at the general meeting। बताओ,
ये तो इनकरेक्ट बता रहा है। इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देयरफॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास फॉर इंक्रीज इन। ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है जो लो के रेजोल्यूशन को ऑडिट में चेक कर रहा है, अदरवाइज हमारे यहाँ पे रेजोल्यूशन चेक नहीं किए जाते। तो 10th का आप देख लेना, और प्लस लो से भी वेरीफाई कर लेना। जैसे ये भी बता रहा था स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सा होता है भाई, ऑर्डिनरी होता है, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अलग। डिविडेंड आर रिकमेंडेड बाय द बोर्ड एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर, डिविडेंड आर रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। हाँ, और क्या, अप्रूव तो वही करेंगे, बोर्ड तो रिकमेंड करता है ना। इन वेरीफाइंग ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी, करेक्ट। ऐसे 505 को एक्सप्लेन कर देना। ये हो गए आपके करेक्ट इनकरेक्ट। हाँ जी, कहीं आपको अपनी नॉलेज में कमी नजर आई कोई, कहाँ पे, थोड़ी थोड़ी? अच्छा मैं घबरा गया, कहाँ ऑडिट की नॉलेज में कमी नहीं छोड़ेंगे भैया। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 1, an auditor is verifying purchase to ensure that their genuineness. Consequently, auditor is also trying to verify that no fake trade payable are present in financial statement. Which assertion concerning purchase transaction and trade payable respectively are being verified by auditor? लो आप बोल ही रहे थे पर सर assertion के क्वेश्चन आने चाहिए, आ गया। और इसका कोई मुझे जवाब नहीं बताएगा, अपनी नोटबुक में लिखें। सारे नवंबर 23 तक के क्वेश्चन कर लिए हमने, सारे न्यू स्टडी मटेरियल के कर लिए। अब अपना जजमेंट इस्तेमाल करना कि अगली बार कितना क्या देखना है। ये न्यू स्टडी मटेरियल तो नहीं देखना मेरे हिसाब से, जो क्वेश्चन मैंने मार्क करवाए हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट। लिखो जी, परचेज को वेरीफाई कर रहे हो, मैं बोल देता हूं ना, एन ऑडिटर इज वेरीफाइंग परचेज टू इंश्योर देयर जेन्युइननेस। Consequently, he is also trying to verify that no fake trade payable are present in financial statement. Which assertion concerning purchase transaction and trade payable respectively are being verified by auditor? थोड़ा बारीक भी दिमाग लगाओगे ना तो भी हो जाएगा, बारीक ज्यादा नहीं। अगला पढ़ देते हैं। Which of the following statement is most appropriate as regard to disclosure of goods in transit in financial statement of a company? अभी आपने डिस्क्लोजर नहीं पढ़ा है तो चलो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी अपने अकाउंट की नॉलेज से बताना। स्टॉक इन ट्रांजिट है तो क्या होना चाहिए? नो सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट इज रिक्वायर्ड, disclosure of total goods in transit under the head of inventory is required, disclosure of goods in transit under each subhead of inventory is required, finished goods, WIP, raw material, ऐसा कुछ भी मतलब अलग अलग कैटेगरी। disclosure of goods in transit for raw material and finished goods is required। अपने हिसाब से लिख लो, तुक्का मार लो, हो गया। SAT equity share are issued by a company at a discount or for consideration other than cash to its डायरेक्टर्स ओनली, क्लाइंट ओनली, डायरेक्टर्स हो रहे हैं यार, क्या ऐसे पागल हो गए हो गया यार, क्या क्वेश्चन बनाते हो यार। हमारे बच्चे इतने मतलब हम पिछले 5 दिन से ऐसे ही इसलिए काम कर रहे हैं 18-18 घंटे, ये पूछोगे तुम पेपर में। लिख लिया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ मशीनरी include under head property plant and equipment? दोबारा रीड करता हूँ। which of the following is not an element of cost? Installation cost, freight cost of bringing the item to its location, inaugural cost, employee benefit cost for making such an item suitable for production।
मैं क्यों बताऊं? एग्जामिनर पूछेगा दीदी इधर आना। दीदी इसका मतलब बताना है क्या है, पेपर कर रहा हूं मैं सीए का ना, इसका मतलब नहीं पता मुझे। एग्जामिनर कहेगी मेरे को पता होता तो आज मैं ना बैठ जाती यहाँ। हो गया जी। Which of the classification is not required by a company in respect of its cash and cash equivalents? कौन सा क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है? बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद शेड्यूल बैंक, कैश ऑन हैंड, चेक्स ऑन हैंड। अपने आंसर चेक करो। क्या है? ए, सी, 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 सारे सी हैं क्या? बी। किसके पांचों सही है? 4 और 5 के लिए तालियां बजाएंगे। तुम्हारे कितने हैं? ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर 5 ऑफ आईसीएआई। फिफ्थ के लिए तो तुम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देख लो। अच्छा तुम्हारा तुक्का सही लग गया। अच्छा सेकंड ही गलत है। अच्छा जिनका सेकंड गलत है उन सबके लिए तालियां। और इवन जिनका फिफ्थ भी गलत है उनके लिए भी। क्योंकि क्योंकि क्लासिफिकेशन तो अभी आपने देखा ही नहीं ना, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखोगे तब पता चलेगा। देख लें एक बार। एन ऑडिटर इज वेरीफाइंग परचेज टू इंश्योर देयर जेन्युइननेस। परचेज सारी जेन्युइन है, उसमें कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इज ऑल्सो ट्राइंग टू वेरीफाई दैट नो फेक ट्रेड पेबल आर प्रेजेंट इन दी फाइनेंशियल। कोई भी ट्रेड पेबल फेक ना हो। कहां पे? कहां पे? ट्रेड पेबल के अंदर कोई फेक ट्रेड पेबल ना हो। विच अजर्शन कंसर्निंग परचेज ट्रांजेक्शन एंड ट्रेड। देखो परचेज है तो परचेज बेटा कौन सा रिवेन्यू है, तो ये तो दोनों गलत ही हो गए। तो इसका मतलब परचेज में तो क्या वेरीफाई कर रहा है वो? अकरंस। अब ये कह रहा है कोई भी फेक ट्रेड पेबल ना प्रेजेंट हो। प्रेजेंट ना हो कहां पर? आपके फाइनेंशियल पे। कौन से एजर्शन देख रहे हो आप? कौन सी देख रहे हो बेटा? एग्जिस्टेंस की कोई भी फेक, कोई भी फेक क्रेडिटर प्रेजेंट ना हो। आ क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? ठीक है। चलो जी, और कोई दिख रहा है? बस। अब देखो इतनी आगे आ ही गए हम। सिर्फ एक केस स्टडी है बेटा। मैं बताता हूं। मेरे को 2 मिनट बोलने दो। आज हमने देखो बहुत मेहनत की है। आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। सुबह 8:30 बजे से, 8 बजे से आप लोग 12 बजे तक बैठे हो। इसका मतलब ये बताता है कि यू आर सीरियस स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू क्वालिफाई देयर एग्जाम्स। ठीक है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। 4 घंटे हमने सिर्फ शुरू के 1 घंटे पढ़ाई की है, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। दैट इज ए रियली बोरिंग थिंग, राइट? सेम कंटेंट को रिपीटेटिव मोड में बार बार करना, बोर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग लगे हुए हो अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ। हम बिल्कुल आखिरी मंजिल पे आ गए हैं। सिर्फ हमारा चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन बचा है, एक केस स्टडी। उसके बाद आपके पूरे सिलेबस में, आईसीआई में कहीं पे भी कुछ नहीं है जो आपको इस चैप्टर के लिए करना है। आपको लगता है इस चीज को छोड़कर सही कर रहे हैं हम? आप खुद ही सोचिए। मतलब आपने सब कवर कर लिया, एक एक क्वेश्चन। नवंबर 23 तक के एग्जाम के सारी आरटीपी, सारे एमटीपी, आईसीआई न्यू स्टडी मटेरियल के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सारा करेक्ट इनकरेक्ट, सारा एमसीक्यू। सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन। नहीं ना? नहीं ना? नहीं बेटा। सभी बच्चों के लिए केस स्टडी है। एग्जाम में कम से कम अगर ये केस स्टडी आ गई तो 2 से 3 पेज ले लेगी पेपर के। आप लोग खुद से रीड कीजिएगा, खुद से आंसर दीजिएगा। मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। प्लीज इसको फुल स्क्रीन कर दीजिएगा। फुल स्क्रीन कीजिए। मैं भी साथ साथ रीड कर लेता हूं, क्योंकि आप डिस्कशन करवाओगे तो फिर मेरे को बाद में दोबारा रीड करना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम।
S Limited is a company engaged in the manufacturing of variety of stainless steel household item, ran- ranging from pot, pressure cooker, cutlery, bottle to आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन? एक सेकंड यार, चल क्यों नहीं रहा? हम्म, एक बार फुल स्क्रीन फेस ले आना सर, आईटी टीम। हाँ जी, टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, ठीक है आप लोगों के लिए। मिल गया? टेलीग्राम पे भी आ गया, ले आइएगा फुल स्क्रीन ले आइएगा प्लीज। कोई नहीं, टेक योर टाइम। कोई नहीं, जिनको पढ़ना है आराम से देखो लो। हाँ, खुद से लिखिएगा आंसर। क्वेश्चन देखिएगा सिर्फ, डायरेक्ट। ये ना कनेक्टेड लैंग्वेज है, ठीक है? मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर।
हाँ सी है ये, दिस इज सी। हो गया पहला। डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ही, केस स्टडी का कोई भी रेलेवेंस नहीं था देखा जाए तो। आया ना, इतनी लंबी चौड़ी जो केस स्टडी दी उसका कोई फायदा पहले में तो नहीं था। चले, लो जी। हो गया जी। हाँ हाँ, 5 मिनट में क्लास ओवर हो रही है। हाँ, थर्ड भी हो गया। ये स्टडी दिखाऊं फोर्थ के लिए? दिखा दूं? फोर्थ के लिए केस स्टडी लगेगी ना आपको? चैतन्य की बात हो रही है ना? अब देखो, यहाँ तो मैंने आपको निकाल के दे दिया, पेपर में आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? ढूंढ लिया था ना? क्वेश्चन दिखा दूं? केस स्टडी देख लीजिए दोबारा। ऊपर भी कुछ हो सकता है, मैंने केस स्टडी रीड नहीं की है पूरी। सही है। लास्ट और देखो। ये रहने दें डिस्क्लोजर वाला। मारो तुक्का मारो। क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन दिखा दूं। ये तो ठीक है। ठीक है जी।
ये सब डिस्कशन मेरे यूट्यूब पे भी आएंगे चैप्टर वाइज, पूरे आईसीआई का जो नया स्टडी मटेरियल आया है पूरा मैं यूट्यूब पे चैप्टर वाइज लूंगा, तो आप बाद में अगर कभी दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। आंसर देख लीजिए। सारे सही हैं? अपने लिए तालियां बजाएंगे। हाँ हाँ, सबके लिए तालियां बजाओ यार, आप बैठे हो इतनी देर तक, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। आपका एक इंपॉर्टेंट नोट भी देता है एसीआई, वो कहता है स्टूडेंट आर एडवाइज टू रेफर अकाउंटिंग स्टडी मटेरियल। ठीक है, वेयर एवर रेफरेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज गिवन एंड ऑल्सो द लो पेपर टू वेयर एवर रेफरेंस ऑफ सेक्शंस कंपनी एक्ट गिवन। बेटा मेरे को पूरी केस स्टडी पढ़नी पड़ जाएगी यार। अभी कैपिटल रिजर्व पढ़ो, सेकंड में क्या बताना है? जनरल रिजर्व। पागल है क्या? कैपिटल रिजर्व पढ़, डेफिनेशन उसमें बकायदा दिया हुआ है। क्या दिखाऊं? ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। वो कह रहा है आप राइटिंग ऑफ के लिए नहीं कर सकते कमीशन के लिए, जबकि एक्चुअल में कर सकते हो। देखो ऊपर कॉम्पोजिशन का आंसर तो शायद ऊपर भी दे रहा है नीचे भी दे रहा है। ऊपर वो साफ साफ बोल रहा है वो कॉम्पोजिशन कर रहा है, और नीचे भी वही है। वो खुद आपकी बुक में भी है, मेन बुक में रिवाइज करना दिया हुआ है। चलो गाइस, आज आपका चैप्टर खत्म होता है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लीज अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स का कवरेज हो सकता है। कम हो ज्यादा हो हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी मेहनत में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपको डिटेल चैप्टर को रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन मैंने मार्क करवाए हैं उनको अभी से ही देख लेना, एग्जाम से पहले नहीं, उनको अभी देख लेना। और जो भी दो चार क्वेश्चन आपको लगता है आपको आखिरी तक देखने हैं वो देखिएगा। अगर आज इस चैप्टर पे आप आज मेहनत कर लेते हो तो ये 2.5 घंटे में होगा। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप इसका रिवीजन करके इसको लाइट रखना चाहेंगे या इसको टफ बनाना चाहेंगे। बाय गाइस, मिलेंगे दोबारा से। जो लाइव वाले स्टूडेंट हैं उनकी कल छुट्टी है। जो लाइव वाले स्टूडेंट हैं उनका कल ऑफ है 19 जनवरी को। ठीक है, परसों से हम वापस से रिज्यूम करेंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर द रिपोर्टिंग चैप्टर एज वेल। बाय गाइज, और जितने भी स्टूडेंट फेस टू फेस या गूगल ड्राइव में देख रहे हैं, आप कंटिन्यू लेक्चर्स देखते रहिएगा। आपका अभी किसी तरह का कोई भी ब्रेक या होल्ड नहीं है। बाय गाइज, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।